Welcome students in administration, nursing administration and management class। प्रीवियस वीडियो सडनली स्टॉप हो गया था, ठीक है। तो मैं फंक्शंस अपनी जो यूनिट चल रही थी इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में, तो मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अपन बात कर रहे थे फंक्शन ऑफ इमरजेंसी एंड कैजुअल्टी सर्विसेज। अपन इन फंक्शंस को क्या है कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। 6-7 फंक्शन है, इसको अपन क्या करेंगे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी जो आती है, जैसे कि कोई पेशेंट है, ठीक है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है, वो स्टाफ क्या करता है डिसाइड करता है कि इसको क्या करना है, कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है, केयर प्रोवाइड करनी है या फिर इसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रखना है या नहीं रखना है। वो क्या करती है वहाँ का स्टाफ फिर क्या करता है उसको डिसाइड करता है। तो फर्स्ट कैटेगरी तो ये हो गई, यानी अटेंड तो क्या करेंगे सारे पेशेंट को अटेंड तो करेंगे। टू अटेंड इसमें आता है टू अटेंड ऑल पेशेंट, यानी पेशेंट को सारों को अटेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसका क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेगी स्टाफ वहाँ की, ठीक है, वहाँ की जो स्टाफ है वो ऑब्जर्वेशन करेगी उसका, फिर ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद में डिसाइड करेगी कि उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रखना है या नहीं रखना है। अगर रखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कौन सी केयर, यानी प्रायोरिटी बेस्ड केयर, सबसे पहले उसको कौन सी प्रायोरिटी केयर देनी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अगर इमरजेंसी में आपको पता है सबसे पहले आता है इमीडिएट रिसस्किटेशन। इमीडिएट रिसस्किटेशन सबसे पहले पेशेंट को क्या करेगी रिसस्किटेट करेगी। उसके बाद में नेक्स्ट वन, अगर कोई फर्स्ट एड है, ठीक है, तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अगर कोई है जैसे कि इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन है, यानी विदाउट इन्वेस्टिगेशन अपन डिजीज़ का पता नहीं लगा सकते, तो क्या करेगी वहाँ की स्टाफ इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन करवाएगी। उसके बाद में क्या आता है हॉस्पिटलाइजेशन, यानी वहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसके फर्स्ट एड वगैरह ये सब कर दिया है, ठीक है, फर्स्ट एड वगैरह सब कुछ कर दिया है। अब उसको क्या कर देगी वार्ड में शिफ्ट कर देगी, तो हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है अगर कोई ऐसा पेशेंट है, ठीक है, जैसे बर्न का पेशेंट आ गया है, ठीक है, कोई ऑर्थो का पेशेंट आ गया है, या फिर कोई कैंसर से रिलेटेड आ गया है, या कोई ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड पेशेंट आ गया है, तो उसको स्पेशलिटी वार्ड में, इन सब के अलग अलग वार्ड स्पेशल वार्ड होते हैं, तो उसमें उनको क्या करेगी रेफ़र कर देगी। तो क्या आएगा रेफ़र टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या वार्ड। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में जो मैंने आपको पहले बता दिया था वही एक टॉपिक है कि उसको डिसाइड, ये सारी चीज़ें करने के बाद में, ठीक है, ये डिसाइडेशन यही नहीं होगा, सारी चीज़ें ये कर लेगी। उसके बाद में वहाँ का स्टाफ क्या करता है, वहाँ का स्टाफ ये डिसाइड करता है कि इसको कितनी देर इमरजेंसी में रखना है, ट्रॉमा सेंटर में रखना है, कैजुअल्टी सर्विस में रखना है, या फिर अपने पास सर्विस नहीं है तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करना है। अगर अपन ने ये सारी चीज़ें कर ली है, अब वो पेशेंट स्टेबल हो चुका है, तो उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करना है। इन सब चीज़ों के बाद में, उन सब की रिपोर्ट देखने के बाद में वहाँ का स्टाफ ये डिसाइड करता है। तो फर्स्ट कैटेगरी तो ये आती है। सेकेंड कैटेगरी में जो आता है वो आता है MLC केसेज, ठीक है, जो मेडिको लीगल केसेज हैं, यानी तो मेडिको लीगल केसेज है तो उसकी जो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है, उन सबको क्या करवाएगी वो कंप्लीट करवाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है थर्ड वन कैटेगरी आती है अप टू डेट क्रिटिकली इल पेशेंट, यानी एक लिस्ट बनाती है, ठीक है, लिस्ट अप टू डेट क्रिटिकली इल पेशेंट, यानी जो पेशेंट क्रिटिकली इल है, ठीक है, उसके लिए अलग से लिस्ट बनाती है। उस लिस्ट के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ उस लिस्ट के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है। सबसे पहले ये होता है अगर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट हो तो विजिटिंग आवर, यानी जैसे बोलते हैं ना कि यार हमको ICU में जाने ही नहीं दिया, सिर्फ एक पर्सन है उसी को जाने देते हैं,
तो क्या करेगी, एक पास बनाकर रिलेटिव को देगी, ठीक है। 1 विजिट पास, 1 विजिट पास टू रिलेटिव। वो बोलते हैं ना सिर्फ एक बंदे को जाने देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये करेगी। दूसरी बात क्या है, रिप्लाइंग टू टेलीफोन कॉल्स, रिप्लाइंग टू टेलीफोन कॉल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ क्रिटिकल इल पेशेंट में, क्योंकि आप लोगों को पता है टेलीफोन बहुत आते हैं, ठीक है। सबको अगर रिसीव करेंगे तो बहुत वो है। तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, सिर्फ जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनके टेलीफोन कॉल्स का रिप्लाई करते हैं रिलेटिव्स को, ठीक है। इसके बाद में आता है, सारी कोशिश कर ली, सारे मेडिकेशंस हैं, ठीक है, सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, अब अपने बस की बात नहीं है, तो डिसाइड टू रेफ़र अनदर हॉस्पिटल। क्रिटिकल इल पेशेंट में ये होता है, डिसाइड टू रेफ़र अनदर हॉस्पिटल। डिसाइड करते हैं कि भाई इसको अनदर कोई दूसरे हॉस्पिटल में भेजें या नहीं भेजें, ठीक है। उसके बाद में आता है, एक आता है असिस्टिंग इन इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र। असिस्टिंग एक बता देता हूँ, इसमें एक पॉइंट ये भी इंक्लूड होता है, असिस्टिंग इन इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र, यानी उसी हॉस्पिटल, इसके दो मतलब होते हैं, उसी हॉस्पिटल के किसी दूसरे वार्ड में या उसी हॉस्पिटल की किसी दूसरी ब्रांच में, यह होता है इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र, ठीक है। वो बता देते हैं, असिस्ट कर देते हैं, तो ये आता है क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए। फोर्थ वन फंक्शन होता है। फंक्शन ये होता है जो इमरजेंसी, जो कैरी आउट सर्विसेज ऑफ नॉन इमरजेंसी, ठीक है। अगर कोई नॉन इमरजेंसी सर्विस है, जैसे कि बोलते हैं ना कि भाई जैसे कि 24 आवर है, तो इसमें जैसे कई हॉस्पिटलों में ये होता है कि 12 घंटे तो हम देखेंगे इमरजेंसी पेशेंट को और 12 घंटे देखेंगे हम किसको, नॉन इमरजेंसी पेशेंट को। तो उसका टाइम टेबल भी क्या करती है, वो डिसाइड करती है, उसका टाइम टेबल भी वो डिसाइड करती है। तो इसमें क्या आएगा, एक आएगा नॉन इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी और इमरजेंसी, ठीक है। उन सबका क्या करती है, टाइम टेबल फिक्स करती है। और ये सबसे ज़्यादा होता है किसके अंदर, डिस्पेंसरी के अंदर, सबसे ज़्यादा होता है ये डिस्पेंसरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों में चलती है। तो ये कुछ फंक्शंस थे, ठीक है, किसके थे, फंक्शंस ऑफ इमरजेंसी एंड कैजुअलिटी सर्विसेज। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे कि भाई साइट, एरिया एंड डिज़ाइन ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज। जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जो इमरजेंसी सेंटर है, वो अलग ही बनता है, तो उसकी डिज़ाइन और उसका एरिया अलग ही होता है। जैसे कि आपने एसके हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर देखा होगा, ठीक है। तो ट्रॉमा सेंटर क्या है, एकदम अलग है। तो उस ट्रॉमा सेंटर के अंदर क्या होती है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, एकदम वो हॉस्पिटल से कट ऑफ होता है, ठीक है, यानी अलग उसका क्या होता है, अलग ही डिपार्टमेंट होता है। तो अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वन बात करते हैं साइट, एरिया एंड डिज़ाइन, साइट, एरिया एंड डिज़ाइन ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है, साइट, एरिया एंड डिज़ाइन ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। रिसेप्शन काउंटर होता है सबसे पहले, ऐसे तो फिर हर कोई आके उसमें जल्दी से अपना काम करवा के चला जाएगा, तो सबसे पहले रिसेप्शन काउंटर इसका अलग होता है, हॉस्पिटल का एक अलग होता है और इमरजेंसी का अलग होता है। दूसरा होता है वेटिंग एरिया। इसके लिए वेटिंग एरिया, यानी किसी ने जहर खा लिया, आप जहर खा तो लिया, उसके साथ 50 आदमी आ गई, वेटिंग एरिया फॉर रिलेटिव्स, ठीक है ना, रिलेटिव्स के लिए अलग से वेटिंग एरिया होता है, वरना भीड़ भड़के में सही ढंग से काम नहीं कर पाता स्टाफ। दूसरी बात होती है स्पेस फॉर ट्रॉली। ऐसे नहीं छोटा सा तो कमरा है, ठीक है ना, छोटा सा एक कमरा है, उसमें अपन चला रहे हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं।
खुली जगह होनी चाहिए, ताकि वहाँ ट्रॉली और व्हील चेयर का काम रहता है, टूटे फूटे पेशेंट ट्रॉलियों पे व्हील चेयर पे आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए सारा स्पेस होना चाहिए, आराम से आ जाए चल जाए ऐसा, ठीक है ना। वरना एक ट्रॉली लेके आएंगे, सारा पहले सामान हटाएंगे, फिर वो ट्रॉली पास आउट होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा स्पेस होना चाहिए इमरजेंसी में। उसके बाद आता है सिक्योरिटी स्टाफ के लिए स्पेस अलग होना चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी स्टाफ के लिए अलग से स्पेस होना चाहिए, सिक्योरिटी स्टाफ के लिए अलग स्पेस होना चाहिए। उसके बाद में, क्योंकि सिक्योरिटी तो आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, पिछली क्लास में बताया था मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका क्या स्पेस अलग होना चाहिए। और जो नाइट सुपरवाइज़र होता है, क्योंकि समझ गए आप, नाइट सुपरवाइज़र के लिए अलग स्टाफ क्यों चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में ज़्यादातर पेशेंट है या जो ज़्यादातर केसेज है वो नाइट में आते हैं, टूटे फूटे एक्सीडेंट के, ठीक है ना, तो उसके लिए नाइट सुपरवाइज़र का स्पेस है वो अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारा ना साइड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का क्या होता है, अलग ही होता है हॉस्पिटल से। उसके बाद में अपन एक नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं, वो आती है फैसिलिटीज़ फॉर मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट है, ठीक है ना, वो जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, जो मेंबर है, जो पर्सनल है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है। फैसिलिटीज़ फॉर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक ही कमरा है, ठीक है, उसी के अंदर एक के अंदर किसी का पेट टूट गया, उसका इलाज कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने पॉइज़न खा लिया, दूसरे बेड पे उसी रूम में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो सेंटर बनाते हैं वो एकदम स्पेस उसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बात करता हूँ, इससे क्या होगा, जो रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है, जो पेशेंट के साथ जो चीज़ आती है उनका इंटरफेयर कम रहता है, इम्पोर्टेंस इसकी ये है, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन रूम, पेशेंट को देखने के लिए ऑब्जर्वेशन रूम अलग ही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू उसकी कंडीशन के अंदर अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरी बात आती है ट्रीटमेंट रूम, ये ट्रीटमेंट रूम भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। या फिर बाद में अपन इस टॉपिक को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक इमरजेंसी सेंटर है, उसके अंदर ये रूम होने चाहिए। उसके बाद में आता है एन एग्ज़ामिनेशन रूम, एक एग्ज़ामिनेशन रूम अलग होना चाहिए, एग्ज़ामिनेशन रूम। फोर्थ वन मैं बात करता हूँ स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेस का मतलब क्या है इसमें, जैसे कि कोई बेड है, लाइनें है, कर्टेन है, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड जितना भी सामान है, पट्टियाँ हैं, ड्रेसिंग मटेरियल है, समझ गए, ड्रेसिंग मटेरियल है, इंजेक्शन है, सिरिंज है, इन सब का स्टोरेज स्पेस क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे कि अब ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट आ गया, अब इंजेक्शन लेने अपन भाग रहे हैं वहाँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका स्टोरेज स्पेस अलग होना चाहिए। नेक्स्ट वन की बात करता हूँ मैं, एक आता है स्पेस इसमें क्या है, एक अलग टॉपिक है। इसका मतलब ये है जो भी यूज्ड मटेरियल हो चुका है, ठीक है, उसके लिए अलग होना चाहिए। जैसे यूज्ड जो भी मटेरियल हो चुका है उसके लिए अलग स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट वन मैं बात करता हूँ फिक्सचर। ये फिक्सचर क्या होते हैं, FIXT फिक्सर्स। ये फिक्सर्स का मतलब ये है जो O2 लाइन है, ठीक है, जो O2 लाइन आती है आजकल, समझ गए, O2 लाइन है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, या फिर कोई मेडिकल गैस कनेक्शन है, या कोई वैक्यूम कनेक्शन है, ठीक है ना, समझ गए फिक्सर का मतलब, ये सब होने चाहिए, ठीक है ना, एक अपनी निश्चित जगह पे या हर बेड पे अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना, समझ गए ना आप, O2 कनेक्शन वगैरह।
ठीक है। वो सारी चीज़ें या तो हर बेड पे होनी चाहिए या उनका फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं बेड तो हैं 8, ठीक है, और ऑटो सिलेंडर 1 है, उसको इधर ले रहे हैं इसको उधर ले रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। इसके बाद आता है अपन अदर सपोर्टिव सर्विसेज। अपन बात करते हैं अदर सपोर्टिव सर्विसेज। अदर सपोर्टिव सर्विसेज, इस अदर सपोर्टिव सर्विसेज में क्या आएगा? अदर सपोर्टिव सर्विसेज में कोई भी लेबोरेटरी, समझ गए, लैब, क्योंकि जल्दी से अपन को काम करवाना पड़ेगा। कोई भी रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन है, ईईजी है, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है। तो ये सारा क्या है? अदर सपोर्टिव सर्विसेज। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अलग से हॉस्पिटल को छोड़कर। ऐसे नहीं ईसीजी मशीन हॉस्पिटल में है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नहीं है, अब उस इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाओ, पता नहीं कहाँ कितनी दूर हो, ऐसा नहीं। इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए, समझ गए। तो ये है फैसिलिटीज़ फॉर मैनेजमेंट। उसके बाद में अपन नेक्स्ट वन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन आता है अपना, आई थिंक थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो ये, तो मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में, चलो इसमें देख लेते हैं, इतना कुछ है नहीं, 2-3 मिनट में हो जाएगा ये। नेक्स्ट वन आता है पर्सनल, ठीक है, पर्सनल। पर्सनल का मतलब समझ गए, इमरजेंसी के अंदर कौन कौन सा स्टाफ चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए? सीनियर होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं अभी आया है कंप्लीट करके और अभी उसको इमरजेंसी में, नहीं, सीनियर फिजिशियन या सर्जन होना चाहिए एक, कम से कम एनी टाइम। नेक्स्ट वन बात करते हैं कैजुअल्टी ऑफिसर होना चाहिए। इस कैजुअल्टी ऑफिसर को क्या है? कैजुअल्टी ऑफिसर को क्या होना चाहिए? जितने भी एमएलसी केसेज है उन सब का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ एक स्पेशल पोस्ट होती है कैजुअल्टी ऑफिसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं स्पेशल डॉक्टर। स्पेशल डॉक्टर्स यानी फ़ोन करते ही हाथों हाथ आए, ऐसा नहीं स्पेशल डॉक्टर सारे वहीं बैठे रहेंगे, नहीं, ऑन कॉल पे उनको आना पड़े। नेक्स्ट वन आता है नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ सब डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, इसका इमरजेंसी डिपार्टमेंट कितना बड़ा है उस हिसाब से नर्सिंग स्टाफ होता है। इसके बाद में लास्ट वन आता है जो 4th क्लास होते हैं, लेबर स्टाफ, ठीक है। तो ये सारा पर्सनल किसके अंदर होना चाहिए? इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर अलग होना चाहिए। ऐसे नहीं हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं वही काम इमरजेंसी में कर लेंगे, वही इसमें कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी में जितने काम करते हैं वो सारे क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए, समझ गए। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये कंप्लीट होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। इसमें एक नया और है, वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट आई थिंक आपको करवाया हुआ है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर नहीं करवाया हुआ या आपके CHN में है शायद तक, आई थिंक आपके CHN में है डिज़ास्टर, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना। अगर नहीं करवाएं या सर करवा देंगे या आपके सिलेबस में है अदर में, मैनेजमेंट को छोड़ के अदर में, तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगर अदर सिलेबस में है तो ठीक है, देखते तो सही आपको पता है कि नहीं है, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, अगर होगा तो नहीं करवाऊँगा। मुझे तो पता है क्या करवाना है कि नहीं करवाना, बट आप लोग मुझे क्या करेंगे, इसके बारे में रिप्लाई देंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारे कौन से सब्जेक्ट में है, समझ गए। तो इस तरीके से आपकी सेकंड चैप्टर है, यूनिट नंबर 3 है, उसकी सेकंड चैप्टर कंप्लीट होती है। दूसरी बात, 1 या 2 यूनिट बाकी है आपको बता दूं मैं, 1 या 2 यूनिट बाकी है, ठीक है। इसके बाद में आपका मैनेजमेंट का कोर्स क्या है, थोड़ा लेंथी है, आई थिंक कॉलेज रीओपन होगी जब तक ही होगा, तो इसलिए मैं आपको वापस कह रहा हूँ, जितने भी नोट्स हैं, वीडियोज़ मैंने डाली हैं, जितने भी नोट्स हैं उन सब नोट्स को आप क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, ठीक है। अगर कॉलेज जब रीओपन होगी तो आप लोग बोलोगे कि सर वापस रिपीट, नो रिपीटेशन, वापस लिख रहा हूँ, नो रिपीटेशन,
नो रिपीट, समझ गए? नो रिपीट, रेप्ट जान गए? नो रिपीट, नो रिपीट, नो रिपीट, ठीक है ना। अगर मेरे को लगेगा कि इस टॉपिक को रिपीट करना है, ठीक है ना, तो उसको मैं रिपीट भी करूँगा। ऐसा नहीं मैं रिपीट नहीं करूँगा, मुझे लगेगा कि इस टॉपिक को वापस रिपीट करना है तो उसको मैं रिपीट भी करूँगा। तो बस यही है कि आप जितने भी नोट्स हैं उन नोट्स को आप कम से कम नोट्स तो कंप्लीट रखें, और वीडियोस पे कम से कम वीडियोस देखें। इतने उससे वीडियो बना रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप इन वीडियोस को देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।